दिवाली तक सोना और चांदी दोनों आपको एक सिल्वर लाइनिंग दिखा सकते हैं। एक और चीज चांदी में इंपॉर्टेंट है और वो ये कि 1 सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग लागू हो चुकी है। इसका क्या असर देखने को मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं BIS की साइंटिस्ट एंड डिप्टी जनरल चित्रा गुप्ता। चित्रा जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और एक अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले लेना चाहेंगे और मैं सोने से ही शुरुआत कर लेती हूं क्योंकि 9 कैरेट की हॉल मार्किंग आपने पिछले महीने यहां पर जारी कर दी है। ऑफकोर्स 7 जनवरी 2026 तक का आपने यहां पर समय भी दिया है, लेकिन किस तरह के नंबर्स यहां पर देखने को मिले हैं जब हम हॉल मार्किंग की बात करते हैं? देखिए 9 कैरेट आप ये जानते होंगे कि BIS ने जो हॉलमार्किंग शुरू किया 2021 में, वो मैंडेटरी है। जो ग्रेड्स हमारे स्टैंडर्ड में है सिर्फ उन्हीं के ऊपर हॉलमार्किंग होगी। तो 9 कैरेट के ऊपर तो अभी हॉलमार्किंग हो ही नहीं सकती थी 2021 से। ये जो हमारी अमेंडमेंट अभी जुलाई में आई है, इसके बाद से अब 9 कैरेट की ज्वेलरी भी हॉलमार्क हो सकती है। एब्सोल्युटली। अगर चित्रा जी पिछले क्वार्टर की बात की जाए, पिछले वित्त साल की बात की जाए, तो कितने पीस यहाँ पर हॉलमार्क हो चुके हैं और क्या कैटेगरीज में ये हॉलमार्किंग बनते हुए नजर आई है? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अब क्योंकि सोने के प्राइसेस ऑल टाइम हाईज पे हैं तो शायद 14 कैरेट 12 कैरेट, अब आपने 9 कैरेट भी अलाउ कर दिया है। क्या यहाँ पे ज्यादा खरीदारी है? हॉलमार्किंग का डेटा क्या बताता है? अभी तक हमारे पास इसका डाटा नहीं है। एक्चुअली हमने अपने सिस्टम में अभी इसका प्रोविजन बनाया है। सो आई थिंक इस महीने से आपको 9 कैरेट की हॉलमार्किंग भी दिखाई देगी। तो पिछले साल में किस तरह के नंबर्स हैं फिर, अगर हम क्वार्टरली हिसाब से देखें तो, अगर पूरा ओवरऑल हॉलमार्किंग देखें तो? दिस क्वार्टर वी हैव हॉलमार्क्ड मोर देन 5 करोड़ आर्टिकल्स, जिसमें से हमारे अबाउट 80% जो है वो 22 कैरेट के थे और अबाउट 17.5% हमारे 18 कैरेट के थे। बाकी का रिमेनिंग के जो है वो हमारे डिफरेंट कैरेटेजेस के हैं। पॉइंट टेकन। इसका मतलब यह है कि अभी भी इवन एज सोना इतना हाई है, उसके बावजूद भी पिछले क्वार्टर में 80% जो ज्वेलरी की हॉलमार्किंग हुई है वो 22 कैरेट की ही है। चांदी चित्रा जी वॉलंटरी है, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगी नंबर्स बढ़ते हुए अब नजर आए हैं, और स्पेशली अब क्योंकि अब तो आपने यहाँ पर रूल चेंज कर दिया है 1 सितंबर से। देखिए वॉलंटरी सिल्वर का हमने सन 2005 में शुरू किया था हॉलमार्किंग, और वो अभी भी वैसे ही वॉलंटरी में ही चल रहा है। इसके ऊपर पहले हमारी मार्किंग एक अलग थी। जैसे गोल्ड में पहले हमारे 4 हॉलमार्क थे, उसी तरीके से हमारी हॉलमार्किंग थी सिल्वर की कि BIS का लोगो है विद सिल्वर, फाइनेंस होती थी ज्वेलर, और AHC सेंटर का लोगो होता था। अब जो हमने हॉलमार्किंग इसमें वॉलंटरी बेसिस पे ही रखी है, लेकिन उसको हमने गोल्ड की तरह ही सेम कर दी है, जिसमें कि अब BIS का लोगो होगा, सिल्वर लिखा होगा, फाइनेंस होगी और 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक HUID कोड होगा, जिससे कि हमारी ट्रेसेबिलिटी अच्छी हो जाती है। इसका सिस्टम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। वेल एब्सोल्युटली। अगर हम चांदी इवन एज वॉलंटरी हॉल मार्किंग है, ओल्ड डेटा वर्सेस अब नया हो जाएगा, तो अब नए में यहाँ पर हॉल मार्किंग होगी, लेकिन चांदी की हॉल मार्किंग क्योंकि वॉलंटरी है, यहाँ पर किस तरह की बढ़त आपने देखी है पर एनम आते हुए? कितने लोग ज्यादा हॉल मार्किंग करा रहे हैं यहाँ पर? देखिए अगर हम पुराना डाटा में अगर अपने 4-5 साल का देख रही हूँ, तो रेगुलरली चाहे पुराना मार्क था चाहे नया था, क्योंकि इसकी जागरूकता बढ़ रही है हॉलमार्किंग की, तो इसकी लोगों ने हॉलमार्क सिल्वर आर्टिकल्स खरीदे हैं। तो हर साल हम देख रहे हैं 2 से 4% का इंक्रीज। और इस क्वार्टर की अगर मैं बात करती हूँ, तो इस क्वार्टर में हमने पूरे साल में, पिछले साल हमने करीब 32 लाख आर्टिकल्स हम लोगों ने हॉलमार्क किए थे। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी 17 लाख से ज्यादा के आर्टिकल हॉलमार्क हम कर चुके हैं। सो हमें उम्मीद है कि ये आगे और बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा। तो चांदी की वॉलंटरी हॉल मार्किंग है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर काफी बढ़त देखने को मिली है। चित्रा जी एक और चीज, सोने में जैसे 2 ग्राम के नीचे हॉल मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। अगर चांदी की बात की जाए तो आर्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, चम्मच से लेके और पाजेब से लेके एंड स्टैचूज हैं, बर्तन है, ज्वेलरी है। तो यहाँ पर क्या ग्रामेजेस डिसाइड होगी और कौन से आर्टिकल ज्यादा यहाँ पर आप देख रही हैं हॉलमार्क होते हुए? इसमें अभी हमने ऐसा नहीं रखा है कि 2 ग्राम से कम का नहीं करना है, क्योंकि सिल्वर के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कम भी होते हैं और ये वॉलंटरी बेसिस पे है। ठीक है, तो जो चीज वॉलंटरी में है, तो अब ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, ही विल गो बाय द डिमांड
कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, वो उस हिसाब से अपना हॉलमार्क कराता है। तो स्टैंडर्ड अभी नहीं बोलता है कि कितना ग्रामेज का अभी एग्जेम्पशन हो सकता है, या इसके ऊपर हमने कोई गाइडलाइन अभी ऐसी नहीं बनाई है। ओके, तो ग्रामेजेस के ऊपर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है जब चांदी की बात यहाँ पर आती है। लेकिन चित्रा जी, चांदी के कौन से आर्टिकल्स आप बेहतर या ज्यादा हॉलमार्क होते हुए देखती हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उसको ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड एवरीथिंग। ब्रेकअप हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं अभी किया है इसके ऊपर। ओके, अब क्योंकि लोअर कैरेटेजेस यहाँ पर आ चुकी हैं, सोने की बात हम कर रहे हैं, आप देखती हैं कि तैयारी ज़्यादा है, आगे जाकर लोअर कैरेटेजेस की हॉलमार्किंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि पिछले 5-6 महीने जितने लोगों से हमने बात की है, स्पेशली जब 9 कैरेट आ गया है, उसके बाद ज्वेलर्स की तरफ से यही सुनने को मिला कि वो लोअर कैरेटेजेस अब यहाँ पर पुश करेंगे। बिल्कुल, हमें तो अपने डाटा से वही दिखाई देता है कि हमारा 80% के करीब 22 कैरेट होता है। तो अभी भी वो 80% हमारा बरकरार है 22 कैरेट के लिए। 18 कैरेट में यस थोड़ा सा हमारा इंक्रीज हमें होता दिखाई दे रहा है। चित्रा जी, सोने में यहाँ पर काफ़ी समय दिया गया था मैंडेटरी हॉलमार्किंग करने तक के लिए। अब चांदी इवन ज़्यादा फ्रेगमेंटेड मार्केट यहाँ पर है। यहाँ पर भी कितने, एक तो सिल्वर सेंटर्स हैं जो हॉलमार्क करते हैं, और क्या जितना समय सोने को मिला उतना चांदी को भी मिलेगा इसको मैंडेटरी करने के लिए? देखिए, सही बात है। जैसे हमने गोल्ड के ऊपर किया था, तो ये भी फेस्ड मैनर में होगा। जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जैसे अभी हमारे सिल्वर के लिए अबाउट 230 हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं जो सिल्वर की एसेइंग करते हैं और हॉलमार्किंग करते हैं। तो सरकार अगर कभी इसके ऊपर मैंडेटरी करने के लिए डिसीजन लेती है, तो ऐसा मेरे को लगता है कि वो भी फेस्ड मैनर में ही होगा, जैसे गोल्ड का किया हमने। जहां जहां हमारे एएचसीज बनते जाएंगे, फैसिलिटी क्रिएट होती जाएगी, उस हिसाब से होगा। बट दैट इज ऑल फ्यूचरिस्टिक, जब गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसाइड करेगी। पॉइंट टेकन। चित्रा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और काफ़ी क्लैरिटी यहाँ पर लेके आने के लिए। तो जहाँ तक चांदी की बात है, ऑफ कोर्स अभी भी वॉलंटरी है, लेकिन 2 से 4% का इजाफा साल दर साल यहाँ पर हॉलमार्किंग में देखने को मिला है। इस साल गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है और उसे देखते हुए सरकार ने चीनी मिलों को एथेनॉल बनाने की पूरी छूट दी है। इससे कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा चीनी को एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर सकेंगी। अगर आप स्टॉक प्राइसेस देखें, जब से ये खबर आई है, तो सभी स्टॉक्स में यहाँ पर 7 से 15% तक की तेज़ी ऑलरेडी अकाउंटेड होती हुई नजर आई है। श्रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी अब हमारे साथ हैं। अतुल जी, नमस्कार। और जिस तरह से ज़्यादा चीनी की एक्सपेक्टेशन है ग्लोबल मार्केट्स में भी, भारतीय बाजारों में भी नेक्स्ट सीज़न यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। शायद ये होता हुआ नज़र आ ही रहा था, लेकिन जो चीज़ या जो दिक्कत अभी भी यहाँ पर है वो ये कि हमने प्राइस रिविजन आता हुआ नहीं देखा। आपको लगता है ये थोड़ा सा एक नेगेटिव है अभी भी बाजार में? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपका गोल्ड के इंटरव्यूज देख रहा था, तो सोने में तो सुहागा हो गया है। काश थोड़ा बहुत उसका रिफ्लेक्शन शुगर सेक्टर पे भी आए। गवर्नमेंट इसकी तरफ थोड़ी जो तवज्जो देनी चाहिए वो दे। तो जहां तक प्राइसेस का सवाल है, मैं समझता हूँ डेफिनेटली एक तो बड़ी क्रॉप आपने खुद बोला, डेफिनेटली इज ऑन द होराइजन। अगर बड़ी क्रॉप होगी तो डेफिनेटली डाइवर्जन टुवर्ड्स एथेनॉल भी ज्यादा होगा। जैसे इस साल रफली अबाउट 3.2 मिलियन टन डाइवर्ट हुआ है, यानी कि 32 लाख टन। हम लोगों का ये अनुमान है कि नेक्स्ट ईयर ये डाइवर्जन करीबन 4.5 से 5 मिलियन टन, यानी कि 45 से 50 लाख टन का होना चाहिए टुवर्ड्स एथेनॉल। तो ये विल रिजल्ट इन बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट्स। और पिछली मर्तबा इस साल में हम लोगों ने महाराष्ट्र और कर्नाटका में 90 दिन के अंदर हम लोगों का सीजन खत्म हो गया था, जो कि नॉर्मली 120 से 130 दिन चला करता था। तो मैं समझता हूँ क्रशिंग सीजन भी थोड़ा लंबा होगा और इन सब चीजों का इफेक्ट मैं समझता हूँ ओवरऑल इंडस्ट्री की हेल्थ पे डेफिनेटली पड़ेगा। एक कहावत है ना कि ग्रेन मेक्स गेन, तो वही है। ये ग्रेन तो नहीं है, पर डेफिनेटली गन्ना, मैं समझता हूँ अगर इसका क्रॉप बढ़ती है तो उसका फायदा डेफिनेटली इंडस्ट्री को होगा। अतुल जी, प्राइसिंग की जहाँ तक बात है, प्राइस रिवीजन की बात है, ऑफ कोर्स वो कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर पिछले साल इस सीज़न हमने और स्ट्रॉन्गर होते हुए देखी हैं।
क्या कोई एट ऑल यहाँ पर फीलर्स हैं कि हम वो बनता हुआ देखेंगे? देखिए, एज एन इंडस्ट्री प्राइस रिवीजन हम लोग चाहते हैं कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। एफआरपी बढ़ती रहती है और प्राइस रिवीजन होता नहीं है। एमएसपी जो आज से 5-7 साल पहले 31 रुपीज पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया था, वहीं का वहीं है। इफेक्टिवली इसका कोई बहुत ज्यादा हम लोगों को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि मार्केट फोर्सेस प्राइसेस को ऊपर रखे हुए हैं। बट ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए तो वो इंडस्ट्री के हेल्थ के लिए बेहतर है। सेकेंडली, एथेनॉल का जो प्राइस रिवीजन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में। आज कोई औचित्य नहीं है कि आप 72 रुपए की रेंज में मक्के का एथेनॉल लें और केन जूस एथेनॉल केवल 65 रुपए की रेंज में लें और बी हैवी का 60-61 रुपए की रेंज में लें। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि ये इसमें मतलब एक थोड़ा इवन प्लेइंग फील्ड बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, केन जूस और बी हैवी वर्सेस मक्का। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, और हम लोगों की तरफ से तो गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि इसके ऊपर आप डिसीजन लीजिए। और चूंकि क्रॉप भी बड़ी दिखाई दे रही है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी गवर्नमेंट में दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट ईयर इवन अगर ज्यादा डाइवर्जन भी होगा तो क्या नाम चीनी के दामों में कोई इजाफा डोमेस्टिकली ज्यादा नहीं होता दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेशन चीनी का नहीं दिखाई देता। तो वो दैट इज म्यूजिक टू द ईयर्स कि चीनी कम नहीं, चीनी ज़्यादा है और उसके बाद भी इन्फ्लेशन नहीं है। एथेनॉल की तरफ से यहाँ पर सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एथेनॉल प्राइस रिवीजन अभी भी यहाँ पर अटका है। तो ये एक चीज़ है जिसका बाजार को इंतजार है। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो नाइसली एनालाइज एंड ब्रेक डाउन भी करने के लिए। लेकिन इसके साथ फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही समय है।